हेलो बच्चों, तो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको समझते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ये लाइन बताती है, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरीके से, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई सरफेस रखा हुआ है, इस तरीके से रखा है। ये सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई सरफेस रखा है, डेड सरफेस। तो ये सरफेस इस तरीके से रखा है कुछ, ये सरफेस ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ये जो सरफेस है इसका नॉर्मल ये होगा, इस तरीके से नॉर्मल है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस, मतलब ये सरफेस रखा है तो इसके नॉर्मल कितनी इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखोगे कितनी है, 1 2 3 लाइन पास हो रही है, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? फाई = 3, ठीक है। यानी जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, डिपेंड करता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम बढ़ाएंगे ये लाइन पास पास आएंगी, क्लोज आ जाएंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेंगे तो लाइन दूर जाएंगी। यानी फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इस पे डिपेंड करता है। अब सपोज मान लो कि आपने ई को बढ़ा दिया, तो बढ़ाने से क्या होगा कि जो फील्ड लाइन है वो इस तरीके से क्लोज आ जाएंगी। ऐसे ये लाइन है, एक लाइन ये हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी, क्लोज लाइन आ जाएंगी, इस तरीके से लाइन आ गई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आ गई, तो अब कितनी पास हो रही है? 1 2 3 4 5 6। ये सरफेस ऐसे नॉर्मल रखा है और इससे 6 लाइन पास हो रही है, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो कुल मिला के फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा फील्ड होगी उतनी ज़्यादा लाइनें क्लोज आ जाएंगी और उतनी ज़्यादा ये फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है। उसके बाद सेकंड हम बात करें, सेकंड और किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से बना देता हूँ मैं। ये फील्ड है, ये फील्ड, ये फील्ड, ये फील्ड। इसमें कोई सरफेस ऐसे रखा था, अभी जो सरफेस रखा था इस तरीके से सरफेस रखा है, तो फाई कितना आ रहा था? 3 आ रहा था। अब सपोज मान लो कि इस एरिया को बढ़ा दें हम, इस एरिया को, सरफेस एरिया को बढ़ा दें, इतना ज़्यादा करते हैं, एरिया को बढ़ा दें। तो अगर सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो जाएंगी। अब कितनी है? 1 2 3 4 5 क्रॉस करने लगे। यानी फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। तो सरफेस एरिया को ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा, और जितनी ज़्यादा फील्ड होगी उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। तो फाई किस पे डिपेंड करता है? ई पर और एस पे। और दोनों को कंबाइन करेंगे तो फाई डिपेंड करेगा ई पर भी और एस पर भी, दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब थोड़ा और समझते हैं इसको। सपोज मान लो कि ये शीट रखी है यहाँ पे, ये शीट रख देता हूँ मैं। तो फिर से शीट ऐसे रखी है, इसका नॉर्मल ये है, ये इसका नॉर्मल है, इसको मैं ds वेक्टर बोल देता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल रखा है। अब सपोज मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे थीटा एंगल बना रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल बना रही है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस। किसी सरफेस से, इसको ऐसे ही मान लेते हैं, ये सरफेस एरिया है, और इसको एरिया वेक्टर बोलेंगे, या ये जो एरिया है सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, इसके नॉर्मल है ये नॉर्मल, तो इसको नॉर्मल बोलेंगे या एरिया वेक्टर, ठीक है। ये एरिया है और ये पूरा एरिया, और इसके नॉर्मल ये है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना बना रही है? थीटा बना रही है। तो डेफिनेशन क्या थी? टोटल नंबर ऑफ
इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस। तो ये अगर ई से एंगल थीटा बना रही है तो इधर क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा। इस तरीके से आ जाएगा। मतलब ये सरफेस है, इसका नॉर्मल, ये फील्ड का कंपोनेंट ई कॉस थीटा। तो ये कंपोनेंट आपके लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि यही फ्लक्स बनाएगा ई कॉस थीटा। ई साइन थीटा तो कोई फ्लक्स नहीं बनाएगा क्योंकि ये जो लाइन है ई साइन थीटा वाली, ये इसके नॉर्मल पास नहीं हो रही है। तो फ्लक्स के लिए कौन सा इंपोर्टेंट है, ई कॉस थीटा और एस। ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है। तो कुल मिला के फाई बराबर होता है, यहाँ से अगर कंबाइन करें तो ये एस हो गया सरफेस एरिया और एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है। तो अब हमने पढ़ा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, इसकी वेक्टर फॉर्म ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से हम बात करेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा, इसको ए मान लें बी मान लें, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो ये फ्लक्स की वेक्टर फॉर्म आ गई। और वेक्टर फॉर्म डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, इसलिए फाई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अब ये कंप्लीट हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड फ्लक्स, इसको फाई से डिनोट करते हैं और ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो फाई बराबर ये आ गया। थोड़ा और इसको डिस्कस करते हैं आगे। अब सपोज मान लो कोई बहुत वेरी लार्ज सरफेस है, तो हम क्या करेंगे, कोई लार्ज सरफेस है तो स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे। ये छोटा सा एरिया, इसका एरिया, इसका नॉर्मल हो गया ds और ये ई है। ठीक है, ई वेक्टर, डायरेक्शन का ई वेक्टर की बात करें और एंगल क्या है, थीटा है। तो फ्लक्स हमने क्या पढ़ा है, फाई बराबर क्या होता है, इसको आप याद रखो, वेक्टर फॉर्म ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, अगर स्मॉल एरिया हम ले, स्मॉल एरिया ds ले, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, डी फाई, स्मॉल फ्लक्स। तो डी फाई इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ए डॉट बी इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो डी फाई इक्वल टू आ जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो पहले हम डी फाई निकाल लेंगे। अब पूरा फ्लक्स चाहिए तो इंटीग्रेट कर दो, पूरा फ्लक्स चाहिए तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा। ई ये फील्ड है तो बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट फील्ड थी, कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये डी एस, तो ये स्मॉल एरिया ds था, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका पूरा एरिया आ जाएगा। पूरा एरिया कितना है, टोटल s। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से s आ जाएगा तो ई एस कॉस थीटा। तो फिर से हम यहीं पे आ गए, ई एस कॉस थीटा और फाई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो तरीका ये रहेगा कि पहले हम स्मॉल फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे ई डी एस कॉस थीटा, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे और पूरा टोटल फ्लक्स यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो फाई बराबर होता है ई एस कॉस थीटा, फ्लक्स की बात की। अब इसकी कुछ डिफरेंट कंडीशन डिस्कस करेंगे। फाई बराबर हो गया ई एस कॉस थीटा, फाई यहाँ पे टोटल फ्लक्स हो गया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एस क्या है सरफेस एरिया, और थीटा एंगल बिटवीन, एंगल किसके बीच में एंगल है, सरफेस के नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। ठीक है, सरफेस के नॉर्मल से ये एंगल है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट याद करना है कि सरफेस के नॉर्मल से ये एंगल है। ठीक है, तो उसके बाद कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, हम थीटा को अगर जीरो कर दें, थीटा जीरो कर दें, तो थीटा जीरो का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर ही आ जाएगी, ये फील्ड हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके नॉर्मल से एंगल जीरो बना रही है। मतलब ये सरफेस है, ये सरफेस, इधर इसका नॉर्मल और इधर ही फील्ड है। तो ये सरफेस तो फिर फील्ड के नॉर्मल होगी। सरफेस कैसे रखी है, ये फील्ड जा रही है और सरफेस कैसी है, नॉर्मल है। तो डेट इज सरफेस इज परपेंडिकुलर इन फील्ड। तो परपेंडिकुलर रखेंगे तो थीटा जीरो रखें, तो फाई बराबर यहाँ से आ जाएगा ई एस कॉस जीरो
cos जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फाई बराबर यहाँ से ई एस आ गया, ये मैक्सिमम फ्लक्स है। ठीक है, तो होना भी चाहिए जब ये जो सरफेस आपकी रखी है, सरफेस वो फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, तो उस समय फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन ही होती है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस। तो जब सरफेस फील्ड में नॉर्मल है तो मैक्सिमम फ्लक्स है। अगर पैरेलल हो, पैरेलल का मतलब ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सेकेंड केस की डिस्कस करेंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ठीक है, तो कंडीशन टू में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो डेट इज सरफेस इज पैरेलल इन फील्ड, पैरेलल इन फील्ड। अगर ये थीटा 90 पुट करेंगे यहाँ पे ई एस कॉस थीटा, तो फाई कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी ई एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी फ्लक्स 0 आ जाएगा, और ये मिनिमम होगा, फ्लक्स मिनिमम होगा। इसको समझते हैं ये कैसे आया। ये फील्ड है, ये फील्ड, और इसके पैरेलल में ये लाइन जा रही है, तो लाइन ऐसे जा रही है, इसके नॉर्मल तो कोई भी लाइन नहीं जा रही है, इसलिए फ्लक्स 0 होगा। ये आपका सरफेस है, फील्ड लाइन नीचे जा रही है इसके पैरेलल में इस तरीके से, तो परपेंडिकुलर कोई भी लाइन नहीं है, इसलिए इसका फ्लक्स 0 हो जाएगा। इसके बाद इसकी ऐसा यूनिट फ्लक्स की क्या होती है और डायमेंशनल फॉर्मूला, इसकी हम बात करेंगे। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ से ई इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया है तो इसकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा ये तो इसकी कोई यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी, तो इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये ऐसा यूनिट हो गई। डायमेंशनल फॉर्मूला, तो न्यूटन फोर्स का होता है mL/T-2, कूलम चार्ज है तो इसका AT हो जाएगा Q का, और S एरिया है तो इसका लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर, लेंथ को L लिखते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m L की पावर 3 T की पावर -3, ये T ऊपर जाके -1 हो जाएगी, -2 -1 -3, और A की पावर -1। ये फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यहाँ पे हमने बात की। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू इट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि अगर आपको पता है कि ऐसे कोई एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस, इसके अंदर अगर +Q चार्ज है, +Q चार्ज है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, डेट इज जितना फ्लक्स पास होगा वो 1/ε0 टाइम्स होगा टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड क्लोज सरफेस। मतलब गॉस ने बताया सिंपल कि अगर आपको ये पता है कि इसके अंदर इतना चार्ज है, तो फ्लक्स निकालने के लिए आप 1/ε0 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज होता तो फ्लक्स क्या आता, 1/ε0 × 2। तो उन्होंने गॉस थ्योरम ने फ्लक्स को सिंप्लीफाई कर दिया कि सिंपल अगर आपको चार्ज पता है तो आप फ्लक्स बता सकते हो। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, Q/ε0। इसमें फाई क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्लोज्ड सरफेस की बात की है, ओपन सरफेस में नहीं होगा ये। और Q क्या है, टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसाइड भी जितना चार्ज है। और ε0 क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसलिए डेफिनेशन हो जाती है अकॉर्डिंग टू इट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस
क्लोज सरफेस की बात की है, इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। तो फाई बराबर Q/ε0, ये गॉस थ्योरम है। अब इसको प्रूव कर लेते हैं। ये प्रूफ होगा कैसे, तो इसका प्रूफ है, प्रूफ के लिए हम मान लेते हैं कि ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, इसका सेंटर O है, क्लोज सरफेस है, इस पर +Q चार्ज रखा है और इस पे एक स्मॉल सरफेस मान लेते हैं, स्मॉल एरिया मान लेते हैं, ये ds स्मॉल एरिया है और इस पर कोई पॉइंट P है जो इस चार्ज से r डिस्टेंस पे है, इसकी डिस्टेंस क्या है, r है, ठीक है। तो एक क्लोज सरफेस हो गई, इसके पॉइंट O पे +Q चार्ज रखा है और इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक स्मॉल सरफेस यहाँ पे ds मान लिया, तो ये सरफेस मान ली, तो इसका नॉर्मल इधर हो जाएगा सरफेस का ds वेक्टर, ठीक है। उसके बाद +Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड होती है, तो फील्ड भी इधर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर से नॉर्मल निकलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मल निकलेगी सरफेस से, तो वो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी, θ = 0, ये θ = 0 एंगल बनाएगी। ये हो गया। अब फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अगर कोई +Q चार्ज है, पॉइंट चार्ज, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4πε0, वो चार्ज Q और डिस्टेंस का स्क्वायर, ये किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², ठीक है। उसके बाद हमने फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, स्मॉल फ्लक्स निकाल लो पहले यहाँ पे d∅ और उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो d∅ बराबर क्या होता है, EdS cos θ, लेकिन थीटा तो 0 है, तो थीटा 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, तो ये cos 0 होके d∅ = आ जाएगा यहाँ से EdS cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, तो d∅ इतना आ गया। अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दो, टोटल फ्लक्स ∅ होता है, ये क्लोज सरफेस है तो क्लोज के लिए ये साइन बनाते हैं, ऐसे इंटीग्रेट लगा दो आप और उसको ऐसे क्लोज कर लो, इसको बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस। तो ∅ निकालना है तो आप क्लोज इंटीग्रल d∅, स्मॉल फ्लक्स है, इंटीग्रेट मतलब ऐड करना, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरा फ्लक्स सरफेस का आ जाएगा। d∅ की वैल्यू रखें यहाँ पे EdS हो गई, तो ∅ बराबर यहाँ से आ जाएगा, ये क्लोज इंटीग्रल है EdS आ जाएगा। अब ये पूरा जो पॉइंट चार्ज है, तो ये पूरा एक स्फीयर है, तो स्फीयर की वजह का एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया S = 4πr, रेडियस है तो 4πr², तो ds की जगह पे हम रखेंगे यहाँ पे पूरा एरिया कितना हो गया 4πr², और फील्ड की यहाँ से इक्वेशन 1 से वैल्यू रखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 1/4πε0 Q/r², और ये हो जाएगा इसकी वैल्यू कितनी आई है, S की वैल्यू 4πr², तो 4πr²। ∅ = क्या था, E × 4πr², E की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी 1/4πε0 Q/r² और 4πr² ये आ गई, 4π कैंसिल हो जाएगी, r² कैंसिल हो जाएगी, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से फ्लक्स आ जाएगा ∅ बराबर ऊपर Q बचा और नीचे क्या बचा ε0, तो यही गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम क्या होती है, ∅ बराबर 1/ε0 टाइम्स Q, ठीक है। तो टोटल चार्ज इसके जो अंदर होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ये डेफिनेशन हो गई, यही गॉस थ्योरम है, दिस इज गॉस थ्योरम। अब कुछ कंडीशन पढ़ लेते हैं, इसकी कुछ कंडीशन है, कुछ केस हैं। फर्स्ट सपोज मान लो कि इसमें Q1 Q2 Q3 ऐसे चार्ज हैं, कई चार्ज हैं, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या होगा, ∅ = 1/ε0 इनटू टोटल चार्ज, सब चार्ज को टोटल कितना होगा Q1 + Q2 + Q3, समेशन ऑफ ऑल चार्ज, सभी का सम कर दो, तो ∅ बराबर, अब इसको समेशन ऑफ Q भी लिखते हैं इस तरीके से, समेशन ऑफ Q,
तो अगर कई चार्ज प्रेजेंट हैं तो सबको ऐड कर दो, टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट, टोटल इसके चार्ज कितना है और 1/ε0 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना फ्लक्स आ जाएगा। केस नंबर 2, कंडीशन 2। कंडीशन 2 में अगर ये जो चार्ज है वो आउटसाइड हो तो हमने पढ़ा है फ्लक्स क्या होता है 1/ε0 टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। तो टोटल चार्ज तो कोई कुछ नहीं है, Q बराबर क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा तो फ्लक्स हो जाएगा 0, ये फ्लक्स 0 हो जाएगा। मतलब अगर चार्ज आउटसाइड है तो फ्लक्स उसका 0 हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये चार्ज कोई फ्लक्स ही नहीं बना रहा। तो ये सरफेस है, चार्ज ऐसे रखा है, तो अगर चार्ज रखा है तो फिर इसकी इलेक्ट्रिक लाइन तो होंगी, इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जा रही होंगी, कुछ ऐसे भी जा रही होगी, ऐसे भी जा रही होगी आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक लाइन होंगी, तो फिर इसका फ्लक्स बन नहीं रहा है, इसका 0 कैसे आ रहा है उस चीज़ को हम समझते हैं। तो एक्चुअली ये फ्लक्स एंटर हुआ और इससे इधर लीव हुआ, ठीक है। तो ये फ्लक्स एंटर हुआ तो इलेक्ट्रिक लाइन इसकी हम बात करें, ये +Q चार्ज है, इधर गया इधर गया, तो इसमें नेट फ्लक्स इसलिए 0 आता है कि जितना चार्ज एंटर हुआ उतना लीव हो गया, ठीक है। यानी जितना फ्लक्स एंटर भी हुआ था इसमें उतना लीव हो गया, इसलिए नेट फ्लक्स 0 आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया कंसीडर करते हैं स्मॉल, तो ये ds एरिया हो गया परपेंडिकुलर। तो फ्लक्स क्या बनेगा यहाँ पे φ = E × Es, क्योंकि थीटा बराबर कितना है 0। चलो इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे ये एरिया है, तो जो नॉर्मल लेते हैं वो आउटवर्ड लेते हैं, इसका नॉर्मल ये हो गया, पूरा एक स्फीयर है, इसका नॉर्मल इधर हो गया, तो इसका ये नॉर्मल होगा तो ds वेक्टर इधर हो जाएगा, इसका नॉर्मल इधर आ जाएगा, और चार्ज इधर आ रहा है, इधर ये चार्ज जा रहा है, तो फील्ड किधर है, ठीक है। इसको फिर से समझते हैं, ये चार्ज है तो फील्ड क्या है आउटवर्ड, और ये नॉर्मल इसका इधर आउटवर्ड, तो इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है थीटा = 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बन रहा है, तो ये फ्लक्स क्या होता है Es cos थीटा। तो आप वैल्यू रखोगे तो फाई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से Es cos 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो फाई बराबर -Es आ जाएगा। यानी जो फ्लक्स एंटर कर रहा है वो नेगेटिव मानते हैं और जो लीव कर रहा है उसको पॉजिटिव मानते हैं। तो ये पॉजिटिव फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स भी हो गया कि जो फ्लक्स किसी सरफेस से लीव करता है आउटवर्ड है उसको पॉजिटिव मानते हैं, और जो एंटर कर रहा है उसे नेगेटिव मानते हैं। इसलिए जब चार्ज आउटसाइड होता है सरफेस के तो नेट फ्लक्स 0 होता है, जितना एंटर किया उतना ही लीव किया, इसीलिए ये होता है, ठीक है। तो चार्ज बिल्कुल फ्लक्स बनाता है लेकिन वो कैंसिल हो जाता है, इक्वल एंड अपोजिट बनाता है, जितना एंटर करता है उतना ही लीव कर जाता है, इसलिए नेट फ्लक्स 0 हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर K डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में इसको रखें हम, K डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, तो फ्लक्स क्या फॉर्मूला होता है Q/ε0। जब K डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा जाता है तो ε0 के साथ K आ जाता है, इतना फ्लक्स हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, नोट पॉइंट, अगर इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दें +Q -Q, तो फ्लक्स कितना होगा एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट चार्ज कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, +Q -Q ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो नेट चार्ज 0 है, तो फाई बराबर क्या होगा 1/ε0 × 0 बराबर 0। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से फ्लक्स कितना होता है 0 होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड बॉक्स टाइप का इस तरीके से, इसमें 6 सरफेस होती हैं, ये क्यूबॉइड, इसको ऐसे बना देते हैं, एक मिनट, ये क्यूबॉइड, इसमें 6 सरफेस हैं, ये क्यूबॉइड बना दिया मैंने, ये क्यूबॉइड हो गया, 6 टोटल सरफेस हैं। तो अगर पूरे से फ्लक्स पास हो रहा है Q/ε0, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक सरफेस से बताइए आप, ये वाली एक सरफेस, ये सरफेस 2,
3 इसके बैक 4, तो टोटल 6 सरफेस होती हैं। तो 6 सरफेस से कितना जा रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो 1 सरफेस से कितना आ जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। तो ये हमने गॉस थ्योरम की बात की और उससे कुछ पॉइंट थे। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो ये इससे हम कूलम्ब्स लॉ प्रूव करना है, ठीक है, कूलम्ब्स का इनवर्स लॉ इससे प्रूव करना है। तो हमने प्रूव कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। तो ये प्रूव करना है। तो अभी इस तरीके से बनाया था कि ये क्लोज सरफेस था, इस पर कोई चार्ज पॉइंट O पे प्लस Q चार्ज रखा है, इससे R दूरी पे एक पॉइंट P था, यहाँ पे एक स्मॉल सरफेस लिया था ds, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये ds वेक्टर्स का नॉर्मल भी था। ये गॉस थ्योरम थी। तो बच्चों इसमें फोर्स कब लगेगा? देखो अगर एक चार्ज है तो उसकी वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, चारों तरफ। अगर कोई चार्ज है तो इससे आउटवर्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये पूरा इसका एरिया है आउटवर्ड, ये इसका पूरा फील्ड है। अगर इस फील्ड के अंदर आप किसी चार्ज को लाओगे तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उस पर एक फोर्स लगेगा। ऐसे जिस तरीके से देखते हैं कि एक मैग्नेट रखी है, तो ये पूरा मैग्नेट फील्ड है, इसके चारों ओर मैग्नेट फील्ड है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस कब होगा? जब हम दूसरी मैग्नेट को इसके अंदर लाएं या मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाएं, ठीक। इसी तरीके से हम देखते हैं कि एक वायर में, सपोज मान लो वायर है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जा रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट तो है इसमें, लेकिन फील कब होगा? जब कोई इसे टच करे या हम कुछ भी करें तो उसका फील होगा। तो यानी ये एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चारों डायरेक्शन में है, लेकिन इसका इफेक्ट कब होगा, फोर्स कब लगेगा? जब दूसरा चार्ज हम यहाँ पे रखेंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो इसको प्रूव करेंगे, गॉस थ्योरम से प्रूव करना है। तो डी फाई बराबर क्या होता है? हमने स्मॉल ए डी एस मान लिया, इसका फ्लक्स डी फाई होगा। तो डी फाई हमने पढ़ा है ई डी एस कॉस थीटा, लेकिन थीटा तो जीरो है इसमें, तो कॉस थीटा ही हट जाएगा यहाँ से। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फ्लक्स फाई बराबर आ जाएगा, यहाँ से ई कॉमन आ जाएगा इस तरीके से, और ये क्लोज इंटीग्रल डी एस आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद एस, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ये फ्लक्स चल रहा है, फाई था, ई इंटू एस सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेयर का हो जाएगा, तो मैं वैल्यू रख देता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद गॉस थ्योरम क्या थी? फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये गॉस थ्योरम है। देखो वैसे तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, ई बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, इसको प्रूव करना है, ठीक है। ये कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ की ये फील्ड है और फोर्स होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर दो चार्ज हैं तो दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन Q0 और डिस्टेंस का स्क्वायर, ये कूलम्ब्स लॉ होता है। लेकिन इसको प्रूव करना है बाय गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम क्या होती है? डी फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, फाई बराबर ई डी एस आ गई, ये पूरा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, और गॉस थ्योरम फिर उसके बाद स्टेटमेंट है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम 1 और 2 को, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। इसके बाद E की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। अब इसे सिस्टमेटिक लिखते हैं, तो E बराबर कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को सेपरेट कर दो, Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये गॉस थ्योरम की वजह से फील्ड आ गई, ठीक है। अब इस चार्ज की वजह से इतनी फील्ड है, अगर हम किसी Q0 चार्ज को रखेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगाएगा, ये इसको रिपल करेगा पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स होता है QE,
Q0 इंटू ई, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ई क्या होती है, फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स क्या होता है, QE। तो Q0 चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, वो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस फील्ड में वो रखा है उससे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो इसको, Q0 ये आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट ये वैल्यू पुट करेंगे तो पूरा आ जाएगा 4πε0 Q इंटू Q0 आर स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ है, तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया बाय गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमने डिटेल में बात की, उसके बाद गॉस थ्योरम और ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में गॉस थ्योरम के कुछ और एप्लीकेशन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।